जय हिंद। आज हम लोग सेट नंबर 2 करेंगे। प्रैक्टिस सेट का टोटल 40 क्वेश्चन होंगे। मैंने सेट नंबर 1 कल कराया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो आप जाकर देख सकते हैं। और मैंने इससे पहले चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट दिया है जो मेरे चैनल पर प्ले लिस्ट बना है, आप जाकर देख सकते हैं। ये टोटल मैंने उस चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दिया है। और ये प्रैक्टिस सेट जो होंगे प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस दोनों टाइप के क्वेश्चन होंगे। और मैं रोज़ 40 क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। जो आगामी एग्जाम जितने भी होंगे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, जो आने वाले एग्जाम इसरो हैं, CPI हैं, मेट्रो हैं, स्टेट बोर्ड एग्जाम जितने भी हो एग्जाम होंगे, NPSL हो गए, सेल हो गए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब जो हमें आगे बढ़ने में प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अब केंद्रीय स्विच पूर्ण गति का कितना प्रतिशत गति प्राप्त कर लेने पर वियोजन का कार्य करता है, मतलब वो हट जाता है। अब केंद्रीय स्विच को हम लोग इंग्लिश में हम लोग सेंट्रीफ्यूगल स्विच कहते हैं। तो ये कितना परसेंट प्राप्त करने आने पा लेने पर या पूर्ण हो जाने पर ये अलग हो जाता है? 50%, 60%, 75% और 80%। तो अब केंद्रीय स्विच जो होता है, जो पूर्ण गति का 75% प्राप्त करने पर यह वियोजन हो जाता है, यानी अलग हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आप केंद्रीय स्विच कितनी गति प्राप्त कर लेने के बाद ये अलग हो जाता है, तो 75% गति प्राप्त करने पर ही अलग हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन तुल्यकालिक गति तथा वास्तविक गति का अंतर है? नियम, स्लीप, लोड, इनमें से कोई नहीं। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। इनमें से कौन तुल्यकालिक गति तथा वास्तविक गति का अंतर है? नियम, स्लीप, लोड, इनमें से कोई नहीं। तो तुल्यकालिक गति तथा वास्तविक गति का अंतर को हमको स्लिप कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परिपथ भंजक के रूप में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? निर्माण क्षमता बराबर 2.55 इंटू भंजक क्षमता। भंजक क्षमता बराबर 2.55 इंटू निर्माण क्षमता। ऑप्शन सी है निर्माण क्षमता बराबर 1.8 इंटू भंजन क्षमता। डी है आपका भंजन क्षमता बराबर 1.8 इंटू निर्माण क्षमता। आंसर देने की कोशिश की, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों में ज़रूर शेयर करें जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की तैयारी करते हैं, करने वाले हैं, अभी ITI से इलेक्ट्रीशियन की तैयारी कर रहे हैं। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। क्वेश्चन पढ़िए, आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है आपका, परिपथ भंजक के रूप में निम्न कथनों से कौन सा कथन सही? तो परिपथ भंजन जो था निर्माण क्षमता बराबर 2.55 इंटू भंजक क्षमता। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सक्लूसिव और लॉजिक गेट किन गेट की सहायता से तैयार किए जाते हैं? एंड गेट और नॉट गेट, और गेट, एंड गेट, और गेट एवं नॉट गेट से, नॉट गेट से, और गेट एवं नॉट गेट से। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि और लॉजिक गेट किस गेट से सहायता से बनता है? तो एक्सक्लूसिव और गेट होता है जो लॉजिक गेट, वो एंड गेट, और गेट और नॉट गेट तीनों से मिलकर ये सहायता से बनता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में घरेलू उपकरण आमतौर पर संचालित होते हैं कितने वोल्ट पर संचालित होते हैं? आपने कभी भी, अगर आपके घर में डिजिटल मीटर लगा हो तो जरूर आप उसमें देखे होंगे कि कभी आपको 220 या 219, 23, 24 आपको इस तरह से दिखाता है मीटर रीडर। जब भी आपको मीटर रीड करता है उस टाइम ये दिखाता है। और कभी आपने ITI में भी प्रैक्टिकल किया होगा सिंगल फेज पे, तो आप कभी भी वोल्ट मीटर में अगर वोल्टेज मापे होंगे तो आपने जरूर देखा होगा। तो भारत में घरेलू उपकरण आमतौर पर संचालित होता है 230 वोल्ट पे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में लॉ कोर प्रदान किया जाता है निम्न के लिए? चुंबकीय पथ रिलक्टेंस को कम करने के लिए, एडी धारा एवं हिस्टैटिस धारा हानि कम करने के लिए, प्राइमरी एवं सेकेंडरी बाइंडिंग के मध्य कपलिंग प्रदान करने के लिए, चुंबकीय धारा बढ़ाने के लिए। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। ट्रांसफार्मर में लॉ कोर प्रदान किए जाते हैं निम्न के लिए। 4 ऑप्शन है आपके पास, पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो ट्रांसफार्मर में लॉ कोर प्रदान किया जाता है चुंबकीय पथ रिलक्टेंस को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक साइन तरंग के लिए RMS का मान 100 एम्पियर है, इसका शीर्ष मान क्या होगा। आप इसका न्यूमेरिकल है, आप बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपने इस टाइप का क्वेश्चन बनाया हो तो जरूर आप इसे बना सकते हैं, मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। तो इसे निकालने के लिए एक फार्मूला होता है जिसे हम लोग IRMS बराबर हो जाता है आई मैक्स बटा √2। ये फार्मूला हो गया जिसमें आपको RMS का मान दिया गया है जो 100 एम्पियर दिया गया। तो आपसे पूछा गया शीर्ष मान यानी आई मैक्स पूछा गया, तो इसे कुछ नहीं करना, तो आई मैक्स हम लिख सकते हैं आई मैक्स बराबर IRMS इंटू √2। अब इस पे फॉर्मूला पे रख दें तो आई आपका RMS दिया गया 100 और √2 गुना कर दें, इसमें √2 का वैल्यू डायरेक्ट देकर गुना करें तो 100 इंटू √2 होता है 1.414। जब इसे गुना कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 1441 एम्पियर। आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस इकाई में धन कोण को मापा जाता है। रेडियन, स्टेट रेडियन, मीटर, एंगस्ट्रम। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। किस इकाई में धन कोण को मापते हैं हम लोग, तो धन कोण को मापने के लिए हम लोग स्टेट रेडियन का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक खुले सर्किट में प्रतिरोध और करंट दोनों शून्य होता है, प्रतिरोध और करंट दोनों अनंत होता है, प्रतिरोध शून्य और करंट अनंत होता है, प्रतिरोध अनंत और करंट शून्य होता है, सिर्फ प्रतिरोध अनंत होता है। आपके पास 5 ऑप्शन दिया गया है, आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। एक खुले सर्किट में क्या होता है, तो जब भी आपसे खुला सर्किट कहीं भी अगर पूछा जाए इस टाइप का क्वेश्चन तो उसमें प्रतिरोध अनंत और करंट का मान शून्य होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार के सुरक्षा संकेत के लिए बनाई जाती है। निषेधात्मक, सकारात्मक, सचेतक, सूचनात्मक। आंसर देने की कोशिश कीजिए। मैंने जब अपना टूल्स और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ा रहा था उसमें हमने इस टाइप का क्वेश्चन कराया है, मैंने पिक्चर बनाकर भी आपको दिया है, मैंने उसमें कलर के बारे में भी बताया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, इसमें सारे इसके बारे में बताया गया है। तो इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा लाल रंग का बॉर्डर था, लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार की सूचना संकेत के लिए बनाई जाती है, तो ये निषेधात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ये इज द करेक्ट आंसर, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, BH वक्र में H क्या दर्शाता है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को, प्रतिष्ठम या विमुखता को, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को और आपको चुंबकीय फ्लक्स को। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो BH वक्र में H जो होती है वो दिखाती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बकोज रिले डैश की सुरक्षा हेतु उपयोग किया जाता है। ट्रांसमिशन लाइन में, अल्टरनेटर में, मोटर्स में या ट्रांसफार्मर में। बकोज रिले मैंने जब आपको ट्रांसफार्मर पढ़ाया है उसमें बकोज रिले के बारे में हमने बताया है। अगर आपने पढ़ा हो तो जरूर इसका आंसर खुद से देने की कोशिश कीजिए, क्या आंसर हो सकता है। तो बकोज रिले डैश की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है, तो बकोज रिले हम लोग ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस नियम द्वारा कुंडली में धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। फ्लेमिंग का बाएं हस्त नियम, फ्लेमिंग का दाएं हस्त नियम, क्रॉक स्क्रू नियम, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम द्वारा। ये UPPCL 2015 का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्या आंसर हो सकता है। नेक्स्ट आप आंसर देने की कोशिश किया, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया किस नियम द्वारा कुंडली में धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार हम लोग कुंडली में धारा की दिशा को याद करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी मोटर को एक जनरेटर के रूप में कार्य करने के लिए उनमें क्या होना चाहिए। रोटर को इसके स्टेटर की तुलनात्मक गति से अधिक तेज गति से घूर्णन करना चाहिए। स्टेटर को इसके रोटर की तुलनात्मक गति से अधिक गति से घूर्णन करना चाहिए। रोटर को दक्षिणावर्त
दिशा में अत्यधिक तेजी से घूर्णन करना चाहिए, रोटर को वर्धमान दिशा में अत्यधिक तेज गति से घूर्णन करना चाहिए। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया किसी मोटर को एक जनरेटर के रूप में कार्य करने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। रोटर को इसके स्टेटर की तुलनात्मक गति से अधिक तेज गति से घूर्णन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चॉपर कन्वर्टर क्या है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया चॉपर कन्वर्टर क्या है, तो चॉपर कन्वर्टर जो होता है जो डीसी से डीसी में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। याद रखिए ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, चॉपर कन्वर्टर जो डीसी से डीसी में रूपांतरित करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी मीटर द्वारा उपभोक्ता द्वारा व्यय ऊर्जा की गणना की जाती है। ओम मीटर द्वारा, वाट मीटर द्वारा, किलोवाट मीटर द्वारा, एमीटर द्वारा। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। किस मीटर द्वारा उपभोक्ता द्वारा व्यय की ऊर्जा की गणना की जाती है। आपने घरों में ऊर्जा मीटर लगी रहती है, आप देखते हो उसमें किसमें गणना करती है ऊर्जा को, तो किलोवाट आवर में गणना करती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्धचालक में होल्स की गति का कारण है। कंडक्शन बैंड में होल्स की गति, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की गति, वैलेंसी बैंड में इलेक्ट्रॉन की गति, वैलेंसी बैंड में होल्स की गति। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि अर्धचालक में होल्स की गति का कारण होता है, तो यह आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है, वैलेंसी बैंड में इलेक्ट्रॉन की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक n डिजिट्स की बाइनरी संख्या का मान जिसमें प्रत्येक डिजिट एक हो डैश होता है, n स्क्वायर माइनस 1, 2n माइनस 2n टू द पावर n, 2 टू द पावर n माइनस 1 और 2 टू द पावर n माइनस 1। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो एक n डिजिट की बाइनरी संख्या का मान जिसमें प्रत्येक डिजिट 1 हो उसका क्या होता है, तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 2 टू द पावर n फिर माइनस 1। इसका आंसर होगा डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस गेट की आउटपुट लो होने के लिए सभी इनपुट हाई होने चाहिए हमेशा। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर है। आपसे क्वेश्चन पूछा कि आउटपुट लो हो, इस स्थिति में इनपुट हाई होना चाहिए। अगर इनपुट हाई हो तो उसकी आउटपुट लो होगा, वो कौन सा है। इन्वर्टर होता है, एंड होता है, नॉर होता है, नैंड गेट होता है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो इसका नैंड गेट होगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। जब आपको क्वेश्चन पूछा कि सभी अगर इनपुट हाई हो तो आउटपुट लो होना चाहिए, नैंड गेट होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत झटके के पश्चात कृत्रिम श्वसन क्रिया की निम्न से किस विधि में रोगी को छाती के बल जमीन पर लिटाया जाता है। सैफर विधि, सिल्वेस्टर विधि, मुख से मुख विधि, कृत्रिम श्वसन का प्रयोग। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। ये सेफ्टी का क्वेश्चन है। विद्युत झटके के पश्चात कृत्रिम श्वसन क्रिया की निम्न से किस विधि में रोगी को छाती के बल जमीन पर लिटाया जाता है। अगर किसी को पीठ में चोट लगा होगा और उसमें छाती के बल लिटा रहे हैं तो उसमें कौन सा विधि का यूज होता है, तो उसमें सैफर विधि का यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया में अवक्षेपित सामग्री के द्रव्यमान m की गणना करने के लिए प्रयुक्त व्यंजन है। m इक्वल टू आई टी बटा जेड, m इक्वल टू जेड आई बाई टी, m इक्वल टू जेड आई टी, m इक्वल टू जेड टी बाई आई। आंसर देने की कोशिश की है, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो किसी विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया में अवक्षेपित सामग्री के द्रव्यमान m की गणना करने के लिए व्यंजन है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है, m बराबर जेड आई टी इसका आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राइमरी बैटरी में रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय होती है, रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय नहीं होती है, कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती है, रासायनिक क्रिया होती है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो प्राइमरी बैटरी जो होती है उसमें रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय नहीं होती है और सेकेंडरी बैटरी में रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय होती है, ये याद रखिएगा।
रासायनिक में उत्क्रमणीय क्रिया नहीं होती है, किसमें? प्राइमरी में। सेकेंडरी में उत्क्रमणीय होती है, या याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सभी डैश के लिए डबल अर्थ जरूरी है? एसेसरीज, स्विच, मोटर, एमसीबी। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है कि किसके लिए डबल अर्थ की जरूरत होता है, अगर इस टाइप का ऑप्शन रहे आपको ढूंढना रहे, तो डायरेक्ट याद रखिएगा मोटर के लिए डबल अर्थ होना जरूरी है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायु तथा निर्वात की चुंबकशीलता का मान होता है? इकाई, शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक, परंतु अधिक। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। वायु तथा निर्वात की चुंबकशीलता का मान होता है इकाई, शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक, परंतु अत्यधिक। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर होता है। तो वायु तथा निर्वात की चुंबकशीलता का मान इकाई होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक चुंबक किन धातुओं को आकर्षित कर सकता है? आयरन, ब्रास, एल्युमिनियम, आयरन, जिंक तथा कोबाल्ट। आयरन, निकल, सिल्वर, कोबाल्ट, निकेल, स्टील। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने में मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। एक चुंबकीय किन धातुओं को आकर्षित करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर है। कोबाल्ट, निकेल और स्टील को ये आकर्षित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूक्ष्म सिलिका जल का रंग कैसा होगा? तो आपसे जब भी ये ट्रांसफार्मर में यूज होता है, जो नमी को अवशोषित करता है, ये याद रखिएगा। सूक्ष्म सिलिका जल का रंग होता है नीला। जब भी इसमें नमी आ जाती है तो रंग इसका गुलाबी हो जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रांसफार्मर तेल का ब्रेक डाउन परीक्षण किसे मापने के लिए करते हैं? तेल प्रतिरोध, तेल की श्यानता, तेल का प्राविधिक समर्थ, तेल की प्रचालन वोल्टता। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। ट्रांसफार्मर में तेल का ब्रेकडाउन परीक्षण किसे मापने के लिए करते हैं? तो इसे हम मापने के लिए, ब्रेकडाउन परीक्षण के लिए हम ट्रांसफार्मर में तेल का प्रावैधुत समर्थ मापने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक डीसी मशीन में भिन्नात्मक पिच कुंडली डैश प्रयोग की जाती है? स्पार्किंग को कम करने के लिए, ताम हानि को कम करने के लिए, कूलिंग को बढ़ाने के लिए, उत्पन्न ईएमएफ को बढ़ाने के लिए। आंसर देने की कोशिश की, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो एक डीसी मशीन में भिन्नात्मक पिच कुंडली हम लोग उपयोग करते हैं ताम्र हानि को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 4 ध्रुव वाले डीसी जनरेटर 1800 आरपीएम पर चल रहा है, तो आर्मेचर में धारा की आवृत्ति क्या होगा? मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको कल भी कराया था, जिसमें आपको उसमें आरपीएम निकालना था। आज इसमें आपको फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए पूछा गया था। फार्मूला सब में एक ही होगा। इसे निकालने के लिए फार्मूला आपका होता है, जो आपका स्पीड होता है एन एस, मान इसको लिखते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं आपको 120 गुने एफ बराबर पी, जिसमें पोल संख्या एफ फ्रीक्वेंसी यहाँ गुना जो होता है आरपीएम में। तो आपको आरपीएम दिया गया 1800 बराबर 120, फ्रीक्वेंसी नहीं मालूम है, इसे ज्यों का त्यों लिखें। और यहाँ पोल आपको दिया गया है 4 ध्रुव आपको लिखा है, तो 4 दिया 12 हो गया, ये 30, ये वहाँ 30 हो जाएगा। तो ये एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, और ये 3 छक्के 18 हो जाएगा। ये 218 हो गया, तो 60 फ्रीक्वेंसी हो गया एक बराबर, जो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन आप बनाने का रूल यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीसी शंट मोटर का प्रयोग निम्न में से किसे संचालन में किया जाता है? मशीनी टूल्स में, ट्रेन, क्रेन, होइस्ट। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो डीसी शंट मोटर का प्रयोग निम्न में से किसके संचालन में किया जाता है? तो हम लोग मशीनी टूल्स में डीसी शंट मोटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तरह की वोल्टता अल्टरनेटर में गतिशील रोटर को दिया जाता है? पल्सेटिंग, निम्न डीसी, निम्न एसी, उच्च एसी। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो किस तरह की वोल्टेज अल्टरनेटर में गतिशील रोटर को दिया जाता है? तो हम लोग निम्न डीसी का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अल्टरनेटर में गतिशील रोटर को दिया जाता है, कौन सी वोल्टता होती है? तो निम्न डीसी होती है। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रत्यावर्तक को सिंक्रोनाइज करने की 2 विधियां है,
भार प्रभाव और फेज अनुक्रम, हिस्टैटिस एवं घर्षण हानि विधि, 2 ब्राइट और 1 डार्क लैम्प विधि, लैम्प विधि और सिंक्रोस्कोप विधि। सिंक्रोनोस्कोप विधि आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो एक प्रत्यावर्तक को सिंक्राइज करने की 2 विधियां होती है, एक लैम्प विधि होती है, एक सिंक्रोनोस्कोप विधि होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी गति पर तुलनाकालिक गति मोटर चलती है? किस गति पे चलती है ये तुलनाकालिक मोटर? तो ये तुलनाकालिक गति पर चलती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। तो तुलनाकालिक मोटर तुलनाकालिक गति पर चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि स्टेटर मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, इसका फुल फॉर्म हो गया, घूर्णन फ्लक्स की तरह ही समान गति से घूमता है और स्टेटर में मैग्नेटिक मोटिव फोर्स और घूर्णन फ्लक्स के बीच सापेक्ष गति क्या होती है? एक होती है, एक के बीच होती है, शून्य होती है, 0 से 1 के बीच में होती है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो स्टेटर में मैग्नेटिक मोटिव फोर्स घूर्णन की तरह समान गति से घूमता और स्टेटर में एमएफ और घूर्णन फ्लक्स के सापेक्ष की गति होती है वो शून्य होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके मदद के साथ एसी जनित्र बिजली की ऊर्जा को बाहरी भार के लिए संचालित करती है? फील्ड वाइंडिंग द्वारा, क्रोड मैग्नेट के द्वारा, स्लिप रिंग के द्वारा, फील्ड वाइंडिंग के द्वारा। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। खुद से आंसर दीजिए, गलत भी होगा तो आंसर दीजिए। किसके मदद के साथ एक एसी जनित्र बिजली की ऊर्जा को बाहरी भार के लिए संचालित करती है? वो स्लिप रिंग के द्वारा बाहरी भार के लिए संचालित करती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा मोटर घरेलू फ्रिज में प्रयुक्त होता है? यूनिवर्सल मोटर, कैपेसिटर मोटर, सेडेड पोल मोटर, एसी श्रेणी मोटर। जो घरेलू फ्रिज होती है उसमें कौन सी मोटर होती है? तो घरेलू फ्रिज में हम लोग कैपेसिटर मोटर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को कहते हैं मल्टी हॉर्स पावर मोटर, डबल हॉर्स पावर मोटर, सिंगल हॉर्स पावर मोटर, फ्रैक्शन हॉर्स पावर मोटर। आंसर देने की कोशिश कीजिए। मैंने इस टाइप का आपको क्वेश्चन कराया है कि सिंगल फेज मोटर को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो सिंगल फेज मोटर को हम लोग फ्रैक्शन हॉर्स पावर के मोटर के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार डेल्टा स्टार्टर द्वारा स्टार्ट करने पर प्रारंभिक स्थिति में विकसित बल आघूर्ण रनिंग अवस्था में बल आघूर्ण का 3 गुना होता है। धारा डायरेक्ट लाइन स्टार्टिंग धारा की 1/√3 होती है। वोल्टेज प्रति फेज सप्लाई वोल्टेज की 1/√3 गुना होती है। विकसित बल आघूर्ण रनिंग अवस्था में बल आघूर्ण का √3 गुना होता है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। गलती भी हो तो आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टार डेल्टा स्टार्टर स्टार्ट करने की प्रारंभिक स्थिति में वोल्टेज प्रति फेज सप्लाई वोल्टेज की 1/√3 गुना होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रंटी प्रभाव देखा जाता है डीसी लाइन में, एसी लाइन में, टेलीफोन लाइन में, नेटवर्क लाइन में। तो जब भी आपसे फ्रंटिंग लाइन के बारे में पूछा जाए तो ये एसी लाइन में देखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी बी इज द करेक्ट आंसर है, याद रखिए फ्रंटी प्रभाव देखा जाता है एसी लाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रांसफार्मर में कौन सी क्षति भार के अनुसार अत्यधिक बदलती है? हिस्टैटिस क्षति, भंवरधारा क्षति, तांबा क्षति, कोर क्षति। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो ट्रांसफार्मर में क्षति भार के अनुसार बदलती है, उसे हम लोग ताम्र क्षति कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा भार के साथ बदलती है वो ताम्र क्षति होती है। ये टोटल 40 क्वेश्चन थे दोस्तों, आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे हो। तो प्लीज हमें सपोर्ट करें। आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने में प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। ये एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। अगर अच्छा लगता है तो जरूर, अगर अच्छा नहीं लगता हो तो कोई बात नहीं, हमें सब्सक्राइब ना करें। इसलिए कोई ये नहीं है कि आप हमें सब्सक्राइब ही करें और लाइक करें। अगर अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, नहीं तो और गलतियां भी हो हमारे द्वारा तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, मैं उसमें सुधार करूँगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट सेट के साथ जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे। अब मैं सोमवार को मिलूँगा। मैं मंडे टू सैटरडे
सेट देने का कोशिश करूँगा। 40 क्वेश्चन का होगा। अगर अच्छा लगता हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।